नमस्कार, चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। बागपत के सिंगोली तगा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना चांदीगढ़ थाने के सिंगोली तंगा गांव की है, जहां राजकुमार नाम के व्यक्ति की टाटा जीप गाड़ी उसके घर पर खड़ी थी, जिसमें पड़ोस के ही बच्चे खेल रहे थे। दोपहर में खेलते खेलते अचानक गाड़ी का गेट बंद हो गया, जिससे दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 7, जबकि 2 बच्चों की 4-4 साल उम्र थी। परिजनों ने गाड़ी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे सीओ खेखड़ा ने बच्चों के परिजनों से बातचीत की और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये i20 कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठ गए। अब बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और जिसमें से सफोकेशन की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 5वां बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सोनभद्र में ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद बेकाबू होकर ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। यह हादसा पिपरी थाना इलाके के वनदेवी मंदिर के पास हुआ। कानपुर देहात के रसूलाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। वहीं हादसा होते ही राहगीरों ने घटना की सूचना कोतवाली को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना क्राइसिस में ट्रांसपोर्टेशन की मैनेजमेंट बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार मिलती रहीं, जब लोग आरोप लगाते हैं कि एम्बुलेंस वाले मनमानी किराया वसूल रहे हैं या फिर कोई बिना एम्बुलेंस के ही परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। लखनऊ में एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एम्बुलेंस किराया तय कर दिया है। अब कोई भी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर तय रेट से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा। डीएम ने जो रेट तय किए हैं उसके मुताबिक अगर 10 किलोमीटर की दूरी की तय करनी है तो बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं किराया मांग सकते। ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस अगर 10 किलोमीटर तक चलती है तो 1500 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं वसूल करेंगे। अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलती है तो फिर 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किया जा सकता है। जिन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर फैसिलिटी है उनके लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 2500 रुपए तय किया गया है। अगर कोई एम्बुलेंस ऑपरेटर तय मानकों से ज्यादा किराया वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वसूली की शिकायत डायल 112 पर भी की जा सकती है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की खबर गलत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी कि एम्स ने छोटा राजन की मौत की खबरों का खंडन किया है। साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने मौत की खबर को अफवाह बताया है। छोटा राजन अभी भी जिंदा है और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा है। 26 अप्रैल को छोटा राजन की तबीयत खराब हुई थी। हालत बिगड़ने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने छोटा राजन को एम्स में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। छोटा राजन कुख्यात गैंगस्टर है। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन की तूती बोलती थी। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव है और वो मुंबई का रहने वाला है। उसके बारे में कहा जाता है कि 10 साल की उम्र से ही उसने गलत काम करना शुरू कर दिया था। 80 के दशक में छोटा राजन दाऊद के साथ मिलकर वसूली, हत्या, फिल्मों में फंडिंग, हवालाबाजी करता था। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन में दुश्मनी हो गई। उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कई बार की। साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो जेल में है। हत्या के मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। जौनपुर में प्रशासन ने 3 गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति जब्त कर ली। तीनों पर लूट, स्नैचिंग और शराब तस्करी से करोड़ों की संपत्ति हासिल करने का आरोप है। साथ ही ये तीनों पशु तस्करी के आरोपी भी हैं। जौनपुर की खेतासराय पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट और सीओ की निगरानी में 78 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। अब्दुल सलाम की कुल 76 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में आज तहसीलदार शाहगंज की उपस्थिति में यह कुर्की की गई। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के अभियुक्त अब्दुल आजम पुत्र शोएब की एक इंडिका कार, जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है, तथा अभियुक्त दिलशाद पुत्र शोएब की एक मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये है। पुलिस की कार्रवाई से पशु तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। खेतासराय इलाके में पुलिस ने जिन 3 बड़े पशु तस्करों और गैंगस्टर पर शिकंजा कसा, उनमें रानी मऊ का दिलशाद मोहम्मद, आजम और अब्दुल सलाम शामिल हैं।
यूपी सरकार ने लॉकडाउन संकट के बीच गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी की है। सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक इस सीजन में 17 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश के 3,44,294 किसानों से गेहूं खरीदा है। 17,61,857 मीट्रिक टन गेहूं है। जिन किसानों ने गेहूं बेचा है उनको भुगतान भी सरकार ने कर दिया है। सरकार ने दावा किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यानी कि डीबीटी के जरिए किसानों को 2,207 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान किया गया है। इस बार सरकार के सामने गेहूं खरीद में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना है। अधिकारियों की माने तो पूरी खरीद प्रक्रिया के दौरान कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं के लिए तय किया है उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए तय किया गया है। यूपी के किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए बड़ी संख्या में क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सरकार उनसे गेहूं खरीद भी रही है। किसानों के रुख को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गेहूं खरीद के लिए तय किया गया लक्ष्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। देवरिया के तरकुलवा ब्लॉक के नारायणपुर गांव का जब प्रधानी का नतीजा घोषित हुआ तो सेराज और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल चुनाव से ठीक पहले सेराज इसीलिए पॉपुलर हो गया था कि उसके गांव की सीट महिला रिजर्व हो गई थी, जिसके बाद सेराज ने गांव की ही पिछड़ी जाति की लड़की से शादी कर ली और चुनाव लड़वा दिया। और जब चुनाव के नतीजे आ गए तो सेराज की पत्नी चुनाव जीतकर गाँव की प्रधान बन गयी। चुनाव हमने लड़ा और लोगों के आशीर्वाद से हमने चुनाव जीता। आपको जब आपकी शादी हुई तो उस समय अटपटा नहीं लगा कि आपको? नहीं, कोई अटपटा नहीं लगा। जैसे जात धर्म से क्या मतलब है, देश सेवा प्रेम सेवा है। देवरिया के पत्थरदेवा ब्लॉक के मेदीपट्टी गांव में 86 साल के बुजुर्ग ने चुनाव जीत लिया है। यहाँ 86 साल के गिरिजालाल श्रीवास्तव गांव के सबसे बुजुर्ग प्रधान चुने गए हैं। चुनाव जीतने पर उनके बेटे ने गांव के विकास के लिए करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। गिरिजालाल का बेटा उत्तराखंड में कारोबारी है। पिता की जीत की खुशी में उसने गाँव के विकास के लिए ये रुपए देने की बात कही है। हमने प्रण किया कि अगर भाई हम लोग जीतते हैं तो गांव का सर्वांगीण विकास होगा और गांव आदर्श गांव बनाया जाएगा। इसके लिए हमने ग्राम सभा मेदीपट्टी ग्राम सभा को 1 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें कि नाली, खड़ंजा, सोख्ता, बाकी और डेवलपमेंट जो भी गांव वाले चाहेंगे उनको विकास होगा। गाजियाबाद के अस्पताल में कोविड मरीज का जन्मदिन मनाया गया। मामला साहिबाबाद के शालीमार गार्डन का है, जहां श्रेया अस्पताल में भर्ती एक कोविड पेशेंट का जन्मदिन मनाया गया। जैसे ही मरीज ने केक काटा तो पीपीई किट पहने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स ने तालियां बजाई और मरीज को हैप्पी बर्थडे विश किया। डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल के आईसीयू में मरीज का जन्मदिन मनाया गया। होम आइसोलेशन में इलाज कराने वाले कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की मारामारी को खत्म करने की योजना के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए नगर निगम की टीमों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी कराने की पूरी तैयारी हो गई है। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने बताया कि गाजियाबाद में ये सुविधा शुरू भी हो चुकी है और मेरठ में भी इसे शुरू करवाने का दावा मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट पुलिस की डायल 112 गाड़ियों की मदद से पहुँचाई जाएगी। सरकारी व्यवस्था के माध्यम से जो नीडी हैं, ताकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके कि क्या वास्तव में वो कोविड पॉजिटिव है, क्या वास्तव में उनके ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो उनको वहाँ से फिजिकली मौके पे जा चेक करके पल्स ऑक्सीमीटर से उनको सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के कार्रवाई जो शुरू की है। बड़ी खबर एक्शन में है सीएम योगी। 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। कल बरेली और मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी। कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा भी करेंगे। अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी संभव है। कल सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। कल वो 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड निगेटिव होने के बाद से ही लगातार एक्शन में है। लखनऊ में भी उन्होंने 2 से 3 जगह जाकर के हालात का जायजा लिया है और अब मुख्यमंत्री जिलों में जाके ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कुछ जिले ऐसे भी थे जहां पे कुछ शिकायतें आ रही थी। तो चूंकि मुख्यमंत्री अब ठीक हो गए हैं, वो कोविड से मुक्त हो गए हैं, तो अब मुख्यमंत्री कल बरेली और मुरादाबाद, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जाके वो कोविड मैनेजमेंट को देखेंगे और जिलों में अस्पतालों के क्या हालात है उसका जायजा भी लेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स में भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ जयप्रताप सिंह, जो स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के, वो भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे जिलों का दौरा करने के लिए और ये माना जा रहा है कि कल तो सिर्फ 2 जिले हैं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दौरे और भी हो सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही जिन जिलों से, वहां पर मुख्यमंत्री जा करके माहौल को देखें, व्यवस्थाओं को देखें और ये देखें कि वहां पर अधिकारी किस तरीके से हिला हवाली कर रहे हैं कामकाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और गोरखपुर को सौगात मिली है सीएम योगी का गोरखपुर को बड़ा तोहफा। बड़हलगंज में कोविड अस्पताल खुलेगा। 100 आईसीयू बेड होंगे, 50 वेंटिलेटर बेड होंगे। यहाँ पर होम्योपैथिक अस्पताल बनेगा।
कोविड अस्पताल बीआरडी कॉलेज में भी वेंटिलेटर बढ़ाए जाएंगे। 50 वेंटिलेटर बेड होंगे और 100 आईसीयू बेड यहां पर बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा तोहफा सीएम योगी की तरफ से गोरखपुर के लोगों के लिए। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी है आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड से जूझते हुए गोरखपुर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़हलगंज का इलाका है ये मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर का एक तरीके से बॉर्डर है, तो वहां के लोगों को एक बड़ा तोहफा देते हुए वहां के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 150 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है और उस नए 150 कोविड बेड में L2 लेवल का यानी कि आईसीयू बेड करीब 100 बेड के होंगे और 50 वेंटिलेटर बेड होंगे। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा तोहफा बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है उसमें भी 50 बेड जो है तत्काल वेंटिलेटर के बढ़ाए जाएंगे। जो मुरादाबाद से कंपनी से मिलना है वो उसकी आने की प्रक्रिया भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और साथ ही 100 बेड आईसीयू के भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ जो तीसरी एक और बड़ी खबर है कि वो यह है कि बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन भी अब आगे आया है और गोरखपुर में वो एक नया हॉस्पिटल बनाना चाह रहा है। तो उसके लिए गोरखपुर का जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उसके गर्ल्स हॉस्टल को वहां पे दिया गया है और वहां पे L2 लेवल के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। यानी कि आने वाले कुछ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के। अभी तक कोरोना वायरस से सिर्फ इंसान ही जूझ रहे थे, लेकिन अब वायरस ने जानवरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इटावा की लॉयन सफारी में एक शेरनी में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना केस आने के बाद लॉयन सफारी में खास सावधानी रखी जा रही है। डॉक्टरों के साथ आला अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के साथ उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सभी चिड़ियाघरों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के जू स्टाफ को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा गया है। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला हाथी कैंप में भी स्टाफ अलर्ट मोड पर है। यहाँ 6 पालतू हाथी हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत सभी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सैलानियों की एंट्री 15 मई तक के लिए बंद कर दी गई है। इसी द्वारा जो निर्देश जारी किए गए भारत सरकार के, उसके क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। पिछले साल न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में 8 बाघ और शेर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा हांगकांग और डेनमार्क में कुत्तों और बिल्लियों में भी कोरोना वायरस पाया गया था। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर घंटों हंगामा किया। महिला के परिजनों ने रेप के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया। दरअसल शादी समारोह में खाना बनाने वाली ये महिला 29 अप्रैल को कानपुर से फतेहपुर गई थी। 1 मई को इसके परिजनों को फोन आया कि महिला का एक्सीडेंट हो गया और वो जिला अस्पताल में भर्ती है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घर वालों को जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए शांत कराया। थाना बजरिया क्षेत्र में 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस पर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस कह रही है कि वो हर एंगल से मामले की जांच करेगी जिससे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से मीडिया जगत में शोक की लहर है। शेष नारायण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। पत्रकारिता जगत में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। सीएम योगी ने निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। आपका पूरा जीवन जनपक्षीय पत्रकारिता को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दारुण दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। भावभीनी श्रद्धांजलि। रायबरेली के सलोन से बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी का कोरोना से निधन हो गया। उनका लखनऊ में 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था। सीएम योगी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री पंडित सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया।
वो गोंडा के नवाबगंज के रहने वाले थे। पंडित सिंह का कई दिनों से इलाज चल रहा था। बंगाल की एक बेटी अपने घर जाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। लड़की का आरोप है कि वो अपने सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसे बुखार आया तो सहेली ने कोरोना होने की बात कहकर उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक भटकने के बाद वो नोएडा पहुंची और फिर पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती हुई। अब लड़की की तबीयत ठीक है और वो बंगाल में अपने घर रानीगंज जाना चाहती है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की की तबीयत तो सुधरी है, लेकिन अभी काफ़ी कमज़ोर है और अस्पताल में रहने से संक्रमण का भी खतरा है। डॉक्टर्स ने भी लड़की की परेशानी को समझते हुए पूरे मामले की जानकारी सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस को दे दी है। होता है और रानीगंज अलग है, पंजाबी मोड़ जानते हैं, बंगाल में पड़ता है। अच्छा बंगाल। हम वही जाना चाहते हैं सर, हम मम्मी पापा के पास में जाना चाहते हैं और कहीं नहीं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। आज अलविदा की नमाज अदा की गई। इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने घरों में ही रहकर अलविदा की नमाज अदा करने की अपील की। इस दौरान मस्जिदों में कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ही नमाज अदा की गई। और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर हमारे चैन सुकून कायम रहे और इस कोरोना जो बढ़ चल रहा है इसको अल्लाह ताला दुनिया से जल्दी ख़त्म करे। वहीं औरैया समेत कई जगह मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से अलविदा की नमाज घरों में ही करने की अपील की। मस्जिदों के बाहर बाकायदा नोटिस लगाया गया है कि लोगों की जान ज्यादा कीमती है, इसलिए वो घर में रहकर ही इबादत करें। मेरी आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिदों में जुम्मा अदा न करके ज़ोहर की नमाज अपने अपने घरों पर अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे वतन को इस बीमारी से निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस आफत और बला से महफूज रखे। आमीन। सरकार भी लगातार कह रही है कि बिना लोगों के सहयोग के कोरोना के खिलाफ जंग जीतना मुमकिन नहीं है। सीतापुर में सुबह तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश में दीवार गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे दोनों भाइयों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दोनों सोच के लिए निकले थे, उसमें आंधी आई, दवा लौट गई, उसमें हादसा हो गया जिसमें दोनों बच्चे की मौत हो गई। शहर कोतवाली इलाके के मुंशीगंज में हुए हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। योगी सरकार ने टीकाकरण को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार 10 मई से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा देगी और इसके बाद ही आप पहली डोज लगवा सकते हैं। ये व्यवस्था 45 साल से ऊपर वालों के लिए की गई है, जिनको पंजीकरण कराना जरूरी किया गया है। इसके लिए शासन ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं कोविड कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने एक और अहम आदेश देते हुए कहा है कि अब बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। यह आदेश सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में लागू होगा। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लखनऊ में मेडिकल सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री से अपील की है। अपर्णा यादव ने लिखा है कि लखनऊ के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ही रोज 4-5 मौत हो रही है और यहाँ कोरोना इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। फिरोजाबाद के टुंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की गई। यहाँ कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग हो रही थी, जिसके लिए काफी संख्या में लोग सीएससी पहुंचे थे। सैंपल लेने वाली टीम अपने काम में व्यस्त थी, तभी कुछ लोग लाइन से निकलकर इधर उधर घूमने लगे, जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें रोका और लाइन में लगकर सैंपल कराने की बात कही, जिस पर ये लोग नाराज हो गए और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई करने शुरू कर दी। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारी ब्रिजेश कुमार के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजना पड़ा। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर सीओ टुंडला भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, साथ ही लोगों को आगाह भी किया है। ये हॉस्पिटल में कुछ अराजक तत्व थे जो आरटीपीसीआर की जांच के लिए खिड़कियों पर लाइन लगी थी, वहाँ स्टाफ को गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे और देख लेने की धमकी दे रहे थे। जब मैंने उनसे कहा भाई इतनी लोगों की भीड़ है और सभी लोग लाइन में आके अपनी जांच करा रहे हैं, आप लोग व्यवस्था क्यों भंग कर रहे हैं।